पंजाब भर में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। पंजाब भर में जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा दाखिला ने 3 रोज के लिए दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी का इतलाक 22 से 24 अगस्त तक होगा। अमन अमान के कयाम और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफा 144 नाफिज की गई। पाबंदी का इतलाक दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर किया गया। पंजाब भर में इंतजामिया हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। मज़ीद जानते हैं, इमरान असलम हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला पंजाब की जानब से पंजाब भर में 3 रोज के लिए दफा 144 नफाज कर दी गई है। पंजाब भर में जलसे, जुलूसों, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर मुकम्मल पाबंदी होगी। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज की गई है। पाबंदी का इतलाक जुमेरात 22 अगस्त से हफ्ता 24 अगस्त तक होगा। और महकमा दाखिला पंजाब की जानब से कोट किया गया कि अमन अमान के क़याम, इंसानी जानवर, इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफा 144 नाफिज किया गया है। इसके साथ साथ दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर दफा 144 का नफाज होगा। सुबह भर की रेपिटेशन, इंतजामिया तमाम तर जो महकमा दाखिला पंजाब के हुक्मनामे उस पर अमल दरामद से यकीनी बनाएंगे। और महकमा दाखिला पंजाब की जानब से कहा गया कि सिक्योरिटी खतरात के पेश नजर कोई भी अवामी इज्तिमा दहशतगर्दी के सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। और अवामी राय के दफा 144 के नफाज की जो है बड़े पैमाने पर तशरीह की हिदायत जारी कर दी गई हैं। पंजाब भर में 22 अगस्त से 24 अगस्त तक जो है दफा 144 नाफिज रहेगा। सुबह की रेपिटेशन को जो है वो महकमा दाखिला पंजाब की जानब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान असलम अपडेट करने के लिए। आपको बता रहे हैं, पंजाब में दफा 144 जो है नाफिज कर दी गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पाबंदी का इतलाक 22 अगस्त से 24 अगस्त तक होगा। फैसलाबाद के मजदूर महंगाई के आगे बेबस। मजदूर तबके की दुहाई हुकूमत से नजरसानी की अपील कर दी। कहते हैं तनख्वाहों में इजाफा नहीं करना तो महंगाई में ही कमी की जाए। आटा, दालें, चिकन, सब्जियों की कीमतों में कमी की जाए, मजदूरों की दुहाई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मजदूर शदीद परेशान हैं, हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। मजीद उनका क्या कहना है, शराज भट्ट से जानते हैं। शराज, अपडेट कीजिएगा। गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक कम अज कम उजरत के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। इस वक्त खास तौर पर बात करें मजदूर की तनख्वाह के हवाले से, तो पूरे फैसलाबाद के अंदर, इंडस्ट्रियल हब के अंदर, फैक्ट्रियों के हब के अंदर इस वक्त मजदूर को तनख्वाह जो है वो कम अज कम उजरत के मुताबिक नहीं मिल रही है। और दूसरी जानिब महंगाई ने आम आदमी की, मुतवसत तबके की, मजदूर तबके की कमर तोड़ कर रख दी है। फैक्ट्रियों में मजदूर की क्या सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ फरमान साहब मौजूद से बात करते हैं। साहब, फरमान साहब बताइएगा, क्या कहेंगे इस वक्त जो मजदूर है उसका गुजारा कितना मुश्किल हो गया इन हालात में? जी शराज भाई, पहले तो मजदूर की तनख्वाह ही इतनी कम है कि इस महंगाई के दौर में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। ऊपर से जो महंगाई है इतनी हो चुकी है कि एक मजदूर जो तनख्वाह उसने 10 या 12 तारीख को या 7-8 तारीख को लेनी होती है, वो पहली से पहले लेकर अपने मालिक से या अपने ऑनर से वो पहले ही खा चुका है। जब तनख्वाह आती है तो वो परेशान एडवांस ही तनख्वाह लेके खा चुका होता है। तो जब तनख्वाह की बारी आती है तो बेचारा हाथ मलता है कि अब मैं क्या करूं, जो मेरे खर्चे रहते हैं वो कहाँ से मैं पूरे करूं। उसको बिजली का बिल देकर और घर का रेंट देकर पीछे कुछ नहीं बचता। बिजली का बिल और रेंट देने के बाद पीछे खाने पीने के लिए पैसे नहीं बचते हैं। वो उसने कहाँ से लेने हैं, कहाँ से करने हैं, ये उसकी बेचारे से पूछना पड़ेगा कि वो कैसे सर्वाइव करता है। कभी घर की कोई चीज़ बेचता है, कभी को अपनी कुछ चीज़ घर बेच रहे हैं, अपना घर चलाने के लिए घर बेच रहे हैं और रेंटों पे आकर रह रहे हैं। तो लिहाजा हमारी हुकूमत से गुजारिश है, एक तो तनख्वाह की तरफ तवज्जो है हमारी, और दूसरी हमारी महंगाई है इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें ताकि गरीब आदमी के मुंह में रोटी का लुकमा जा सके। ठीक है, रोटी का निवाला जो है वो गरीब आदमी के मुंह में जा सके। इस वक्त अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इस हद तक इजाफा हो चुका है। दालें, सब्जियां, गोश्त के साथ साथ। ठीक है शराज, बहुत शुक्रिया आपका। सीवरेज रोड को अखाड़ कर लावारिस छोड़ दिया गया। रोड पर गहरे गड्ढे और बारिशी पानी जमा होने के बायस राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम। जी बिल्कुल, ठेकेदार की गफलत टोबा रोड के रिहायशियों के लिए दर्द सर बन गई। टोबा रोड जो कि चंद माह कबल बनाया गया था, इसको दोबारा से सेवरी लाइन डालने के लिए खोदा गया और उसके बाद जो है वो ठेकेदार की जानिब से रोड की मुरम्मत करवाने का जो काम था वो ना करवाया गया। अब मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है और रोड की जो सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो गहरे गड्ढे मौजूद हैं, बारिशी पानी खड़ा हो जाता है। इसी के साथ रोड के अतराफ में जो मिट्टी डाली गई है वो बैठ जाती है, जिसके बायस ना सिर्फ यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बल्कि यहाँ पे जो कारोबारी अफराद हैं उनकी मुश्किलात भी बढ़ जाती हैं। मेरे साथ कोई राहगीर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका सिटी 41 वालों का कि आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया है। देखें, ये रोड काफ़ी अरसे से ख़राब था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के किसी डीसी साहब ने, मेरा ख्याल है
ये रोड बनवा दिया था। जैसे रोड कंप्लीट हुआ है उसके ठीक 2 माह के बाद ना ये सीवरेज का अपना आ गया है, उन्होंने सीवरेज के लिए इसको अपना उखाड़ा है, फिर इसके अंदर सीवरेज बिछाई है। लेकिन सीवरेज बिछाने के बाद वो जो मट्टी है, मैं तो पहले ये भी कहूँगा कि ठेकेदार साहब ने रातों रात इस मट्टी को बेचा भी है। अभी देखें ना उस मट्टी को अच्छी तरह प्रेस किया गया है, ना उसके ऊपर कंक्रीट डाली गई है। वो मट्टी बेचने के बाद मट्टी, अभी इस मानसून की बारिशें आई हैं, बारिशें आने के बाद वो मट्टी सारी नीचे बैठ गई है। इस रोड के ऊपर लाइटें नहीं हैं, लाइटें भी नहीं है कि रात के वक्त अगर कोई बंदा आता है, फॉर एग्जांपल एक मोटरसाइकिल, उसकी लाइट नहीं है, अगर वो खड्डे में गिर जाए तो उसका कौन पुरसाने हाल होगा, ये बताएं मुझे आप। ठीक है, हम जिस हिसाब से गुजारिश करते हैं कि खुदारा हम लोगों पे रहम करें। इस रोड के ऊपर देखें, ये रोड हमारा ख़राब हो चुका है, हम लोगों ने इसके ऊपर कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार है सर इसका? जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है वो हादसा भी। ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फैसलाबाद में नेट मीटरिंग का बढ़ता रुझान। फेस्को ने ग्रीन मीटर्स के प्राइवेट परचेज पर पाबंदी लगा दी। अगस्त में दी गई दरख्वास्त पर फेस्को ग्रीन मीटर्स देगा। नेट मीटरिंग के ख्वाहिशमंद सारिफीन ग्रीन मीटर्स का डिमांड नोटिस अदा करेंगे। मज़ीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस। जी बिल्कुल, फेस्को ने ग्रीन मीटर्स के प्राइवेट परचेज पर पाबंदी लगा दी है। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को हदायत जारी कर दी गई हैं कि सार्फिन ग्रीन मीटर्स के हसूल के लिए प्राइवेट तौर पर मीटर ना खरीदे, और इसके साथ साथ अगस्त में दी जाने वाली जो दरख्वास्तें हैं उन पर फेस्को की जानिब से NOC नहीं कंज्यूमर को प्रोवाइड किया जाएगा, बल्कि डिमांड नोटिस दिया जाएगा। और फेस्को जो है वो सार्फिन के अदाशुदा डिमांड नोटिस पर ग्रीन मीटर्स जारी करेंगे। इसी वजह से फेस्को काम का यही कहना है कि सार्फिन को सहूलियत फराहम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सार्फिन की डिमांड के मुताबिक ग्रीन मीटर्स खरीद लिए गए हैं। तमाम तर ऑपरेशन डिवीज़न दफातर और सर्कल दफातर सार्फिन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको ग्रीन मीटर्स के डिमांड नोटिस फराहम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अवैस अली अपडेट करने के लिए। डेप्यूटी कमिश्नर नासिर की अंजुमन आरतियां फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी के अहदेदारान से मुलाकात। डेप्यूटी कमिश्नर ने अंजुमन आरतियां के अरकान के ताउन को सराहा। कहते हैं सब्जी मंडी में आलू, प्याज, टमाटर समेत दीगर सब्जियों की सप्लाई बढ़ाई जाए। ताजर जिला इंतजामिया की टीम का हिस्सा हैं। वॉशरूम्स और पीने के पानी की फ्राहमी में भी मुआवनत की जाए। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिद्धू का DHQ अस्पताल का दौरा। MS DHQ डॉक्टर काशिफ बाजवा भी उनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने ज़ेरे इलाज मरीजों की आयादत की और मसाइल बारे पूछा। मरीजों को फ्राहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का भी जायजा लिया। मजीद जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी बताइएगा। टोबा टेक्सिंग के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिद्धू ने DHQ अस्पताल का अचानक दौरा किया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशिफ बाजवा भी उनके साथ थे। डिप्टी कमिश्नर से बात करते हैं और जानते हैं सर, अचानक विजिट किया आपने, कुछ बेहतरी के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जैसा कि आपको पता है जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का स्पेशल फोकस है कि हमारी जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो प्राइमरी हैं, सेकेंडरी या टर्शियरी हेल्थ केयर की हैं, तो उनमें इम्प्रूवमेंट लेके आई जाए। और उसमें खास तौर पर जो केयर जो है, कंफर्ट एंड केयर, वो प्रोवाइड की जाए। हमारे जो पेशेंट्स हैं, जो शहरी हैं, यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो इसी सिलसिले में आज मुख्तलिफ वार्ड्स का जो दौरा किया, इंडोर पेशेंट जो थे उनसे इंटरव्यू भी किया, उनके लवाहिकीन से पूछा और उनसे जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं हॉस्पिटल की उसके बारे में दरियाफ्त किया। तो पता ये चला कि अल्हम्दुलिल्लाह पीपल आर सेटिस्फाइड। और लेकिन यहाँ पे यकीनन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में मैंने जो MS DHQ हैं, ये मेरे हमरा थे, इनको मैंने आइडेंटिफाई भी करके दी हैं। कुछ हमारे जो रिवैम्पिंग में, चूँकि ये DHQ है और रिवैम्पिंग में चीज़ें इम्प्रूव भी होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक सेशन जो है वो तमाम जो हमारा डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स उनके साथ भी किया, जिसमें उनको ताकीद की गई है कि वो ख़ास तौर पे जो हमारे जो पेशेंट्स आते हैं, उनके लवाहिकीन आते हैं, उनके साथ एक अच्छा हमदर्दाना रवैया रखें जिससे गवर्नमेंट का इंप्रेशन इम्प्रूव हो। और इसके साथ साथ यहाँ पे आज एक ट्रॉमा सेंटर जो है उसको भी ज़ेर तामीर है, उसका भी हमने विज़िट किया और उसमें जो काम की प्रोग्रेस है वो एक्सीन बिल्डिंग को हमने ताकीद की है कि उसको इम्प्रूव करे और पेसअप करे, सो दैट कि हमारे पास यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रॉमा के केसेस आते हैं जिनको फ़िलहाल तो भी इमरजेंसी के साथ ही हमने एक जो है ट्रॉमा इमरजेंसी वो बनाई हुई है और वो डील करती है। लेकिन हमारे पास चूँकि ट्रॉमा सेंटर जब बन जाएगा तो हम पेशेंट्स को बेहतर सर्विस डिलीवरी दे सकेंगे। जी बिल्कुल, रिवैम्पिंग का काम जारी है। तो हम ओवरऑल जो मरीज थे उनके लवाहिकीन से बात की गई तो उन्होंने अद्वियात और डॉक्टरों की मुबशर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे। डेप्यूटी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद आसिफ रजा मुख्तलिफ अमूर पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं।
म्यूनसिपल लिमिट से निकल के जो है अपने देहात को भी साफ करना है। और आपने रिसेंटली देखा कि हमने ईद उल अज़हा के मौके पे एक जामे सफाई को इंश्योर किया, ना सिर्फ म्यूनसिपल लिमिट्स में बल्कि हमारे 350 से ज़्यादा जो देहात हैं उनके अंदर। तो हमने अभी पिछले वीक से जी वही मॉडल अडॉप्ट किया है। एडिशनल HR और जो मशीनरी हमने हायर करके जो है अपने देहात में भी और साथ साथ जो है अपने शहरों में भी कल से हमने सफाई का अमल शुरू किया है। तो मैं कुछ तफसीलात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि म्यूनसिपल लिमिट्स में ख़ासतौर पे MC चन्योड़ की अगर मैं बात करता चलूँ तो हमने 12 एक्सकवेटर, 36 एडिशनल ट्रैक्टर ट्रॉलीज और 42 रिक्शाज और 12 ट्रैक्टर्स विद फ्रंट ब्लेड, ये हमने 117 जो है एडिशनल HR ये हायर की है। मकसद और मतम नज़र ये है कि जो सफाई का जामे निज़ाम तब तक इंश्योर नहीं किया जा सकता जब तक हमारे पास जो हमारे गैप्स हैं बेसिकली वो मशीनरी के हैं और हमारे ह्यूमन रिसोर्स के हैं। और इसी तरह अगर जो हम देखें ज़िला कौंसिल में तो हमने तकरीबन जो है हर UC लेवल पे 4 एक्सकवेटर, 3 ट्रालियां और एक पूरी टीम बना के जो है हम हर UC के हर गांव को जो है मरहलावार उनको साफ कर रहे हैं। मकसद अगेन वही है कि ज़ीरो वेस्ट को इंश्योर किया जाए और इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे कि हमारे म्यूनसिपल लिमिट्स और तकरीबन हर गांव जो है, शुरू में हम जी मैं आपको बताता चलूं हमने एक्सकवेटर्स हायर किए हैं क्योंकि जो बड़ी रूढ़ियां हैं, जो बड़े हीव्स हैं, उनको फ्रंट ब्लेड के साथ या आर्म ट्रैक्टर के साथ नहीं उठाया जा सकता। तो उनके लिए ज़रूरी था कि हम हैवी मशीनरी जो है हायर करें और हंगामी बुनियादों पे हमने हायर करके जो है अपने जो देहात हैं उनको साफ करना शुरू कर दिया। सेकंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो हिदायत है और हमारा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो प्राइस कंट्रोल का है। इस हवाले से जी हमने क्रिटिकल बाजार्स भी इस्टेब्लिश किए हैं। क्रिटिकल बाजार का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा बाजार के अंदर हमारा प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट मरहलावार जो है ये 2-2, 3-3 घंटे की शिफ्ट्स में हम बिठा रहे हैं और एक प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट को दूसरा रिप्लेस करता है। लेकिन जब तक बाजार फंक्शनल होता है हमारे क्रिटिकल बाजार में हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स ड्यूटियां दे रहे हैं। इस हवाले से जी हमने सिर्फ अगस्त के महीने में 30,000 के करीब इंस्पेक्शंस किए हैं और 40 लाख के करीब जुर्माना किया है, जिसके अंदर 3 FIRs हैं, 38 दुकानें हमने सील की हैं और 241 फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ACR और कारकर्दगी रिपोर्ट्स मुकम्मल न करने वाले अफसरान और मुलाजमीन के लिए अहम खबर। FBR हेडक्वार्टर का कल तक तमाम मुलाजमीन को मुकम्मल ACR जमा करवाने का हुक्म। अहकामात पर अमल दरामद न करने वालों का परफॉर्मेंस अलाउंस बंद कर दिया जाएगा। मजीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अफसरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद की जानिब से अपनी ACR या परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल न किए जाने का मामला सामने आया है, जिस पर FBR हेडक्वार्टर की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया है और चीफ मैनेजमेंट HR उस्मा मुनीर की जानिब से सर्कुलर जारी किया गया है कि कल तक तमाम अफसरान और मुलाजमीन जिनकी अभी तक ACR या परफॉर्मेंस रिपोर्ट मुकम्मल नहीं है तो वो कल तक अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मुकम्मल करके बोर्ड को जमा करवाएं। और इस हवाले से अगर वो मुलाजमीन जो कि अहकामात पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और इसके साथ साथ बगैर किसी अगले इंटीमेशन के उनका जो परफॉर्मेंस अलाउंस है वो बंद कर दिया जाएगा और उस वक्त तक परफॉर्मेंस अलाउंस उन अफसरान और मुलाजमीन को नहीं मिलेगा जब तक वो अपनी ACR मुकम्मल नहीं करेंगे। इस हवाले से सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि इससे कबल भी मुलाजमीन को हिदायत की जाती रही हैं कि वो अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट मुतल्लिका अफसरान से मुकम्मल करवाएं और उसके बाद बोर्ड को जमा करवाएं ताकि उनकी अगले स्केलों में जो तरक्कियों का फैसले है वो भी किए जा सकें। मगर अभी तक उन मुलाजमीन की बड़ी तादाद की जानिब से अपनी ACRs मुकम्मल नहीं की गई, तो अब कल तक का वक्त दिया जा रहा है और अगर मुलाजमीन अपनी ACR या परफॉर्मेंस रिपोर्ट मुकम्मल नहीं करेंगे तो फिर उनके बहुत शुक्रिया उमैर अजमत।
محکمہ بلڈنگ کی جانب سے چنیوٹ میں ماڈل بازار اسکیم کا تخمینہ لاگت تیار۔ ماڈل بازار چنیوٹ کی اسکیم پر 24 کروڑ لاگت آئے گی۔ محکمہ بلڈنگ طلبات میں ممکنہ تخمینہ لاگت چیف انجینئرز بلڈنگز کو ارسال کر دی۔ عمران اسلم سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔ عمران، آگاہ کیجیے گا۔ فیصل آباد کی جانب سے چنیوٹ میں ماڈل بازار کی تعمیر نو کی اسکیم کا تخمینہ لاگت تیار کر لیا گیا ہے۔ چنیوٹ میں ماڈل بازار کی تعمیر نو کی جو اسکیم ہے اس پر 24 کروڑ سے زائد کی لاگت آئے گی، اور تخمینہ لاگت جو ہے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے چیف انجینئرز بلڈنگز لاہور کو ارسال کر دیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ مراسلہ جاری کرتے ہوئے استدعا کی گئی ہے کہ مالی سال 2024 اور 25 کے لیے اسکیم کا جو ممکنہ تخمینہ لاگت ہے وہ منظور کیا جائے، تاکہ محکمہ بلڈنگ فیصل آباد اس تمام تر اسکیم پر وہ کام شروع کر سکے۔ اور ممکنہ جو تخمینہ لاگت ہے ایکسین بلڈنگ چنیوٹ کی جانب سے ایسی محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کو ارسال کیا گیا تھا۔ ابھی تمام تر جو تخمینہ لاگت ہے یہ چیف انجینئرز بلڈنگز پنجاب کو ارسال کر دیا گیا ہے، اور فنڈز کی منظوری کے بعد۔ ٹھیک ہے عمران، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میں 12 نجی اسکولوں میں مفت تعلیم دی جائے گی۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے نجی اسکول سے درخواستیں مانگ لی۔ منتخب اسکولوں کو بچوں کی فیس پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ادا کرے گی۔ اس حوالے سے تفصیلات کیا ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ امیدوار 28 اگست تک آن لائن اپلائی کر سکیں گے۔ امیدواروں کو 10,000 روپے فیس کے ساتھ درخواست جمع کروانی پڑے گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فیصل آباد اسکیٹنگ کا چھاپا ٹیلنٹ اسلام نگر کے رہائشی 5 بہن بھائی سیکٹرز اور 17 سالہ اشبا، 15 سالہ نور فاطمہ، جرواں بہن بھائی 12 سالہ ہائکا اور ایان 8 سالہ ارشمان شامل ہیں۔ 17 سالہ اشبا نے 15 سے زائد قومی سطح کے مقابلے اپنے نام کر چکی ہیں۔ مزید جانتے ہیں ارسلان درانی سے۔ جی ارسلان، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ ہم آپ کو ملوا رہے ہیں ایک ایسی سکیٹر فیملی سے جن کے بچے 5 بہن بھائی سکیٹنگ کرتے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں۔ قومی لیول پہ بہت سارے ٹورنامنٹس جیت بھی چکے ہیں۔ 17 سالہ اشبا، اس کے علاوہ ان کی جو بہن ہے چھوٹی، ان سے وہ بھی اور 2 چھوٹے بھائی بھی۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا ان کی اچیومنٹ۔ سب سے پہلے آپ کوچنگ بھی کرتی ہیں اس چھوٹی سی ایج میں، آپ بتاؤ کون کون سے ٹورنامنٹس کھیلے ہیں، کیا کیا آپ کی اچیومنٹس ہیں؟ میں نے فیصل آباد کے بہت سے ایونٹس کھیلے ہیں، اس کے اندر فیصل آباد کے کھیلے ہیں، اس کے علاوہ میں نے بہاولپور سے بھی کھیلا ہے اور اسلام آباد سے، اور الحمدللہ میں نے ہر جگہ سے فرسٹ پوزیشن حاصل۔ آپ نے میڈل بھی حاصل کیا ہے؟ جی گولڈ میڈل حاصل کیا ہے میں نے سر۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا آپ کو یہاں پر جو فیسلٹیز دی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے وہ کیسی ہیں؟ ہمارے یہاں پہ حکومت کی فیسلٹیز بہت محدود ہیں، تو میں پاکستان کی میں نیشنل پلیئر ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں انٹرنیشنل کھیلوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں کسی ادارے کی طرف سے بھی کھیلوں اور کالج کی طرف سے، تاکہ میں اپنی کوئی فیمیل ٹیم بنا سکوں میں اپنی۔ نور فاطمہ ہے، ان کی عمر 15 سال ہے اور یہ ان کی بہن ہے اشبا کی۔ آپ بتاؤ بیٹا آپ نے کون کون سے ٹورنامنٹ کھیلے ہیں؟ میں نے فیصل آباد میں بہت سے ٹورنامنٹ کھیلے اور میں بہاولپور میں بھی جیت کے آئی اور میں نے اسلام آباد میں بھی کھیلے جہاں سے میں ون کر کے آئی ہوں۔ اچھا آپ بتاؤ، یہ ان کی چھوٹی بہن ہے اور یہ ٹوئنز دونوں بہن بھائی ہیں، آپ بتاؤ کتنے ٹورنامنٹس کھیلے؟ میں بہاولپور بھی کھیل کے آئی تھی، فیصل آباد میں کھیلے، اسلام آباد میں بھی ون کیا فرسٹ پوزیشن۔ اچھا آپ بتاؤ بھائی آپ نے کتنے کھیلے؟ جی میں نے بہت زیادہ کھیلے ہیں، بہاولپور میں بھی ون کیا ہے، میں نے اسلام آباد میں بھی ون کیا ہے اور پنڈی وغیرہ میں بھی، فیصل آباد میں بھی ون کیا ہوا ہے۔ ہاں اب یہ سب سے چھوٹا ہے، اس سے بھی بات کرتے ہیں۔ آپ بتاؤ جی آپ نے کتنے ٹورنامنٹس کھیلے ہیں؟ میں نے فیصل آباد کا کھیلا ہے، بہاولپور کا کھیلا ہے، اسلام آباد۔ کتنی عمر کتنی آپ؟ عمر 7 سال۔ 7 سال۔ کتنی سپیڈ ہے؟ تھوڑی سی زیادہ ہے۔ واہ ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں جی پوری فیملی جو ان کی ہے وہ ساری کی ساری اسکیٹنگ کرتی ہیں، یہ شوق پایا جاتا ہے۔ فیصل آباد کے گلی محلوں میں اس طرح کا شوق جو ہے وہ موجود ہے، بچے چاہتے ہیں کہ ان کو پروموٹ کیا جائے، ان کو فیسلٹیز دی جائے۔ اگر حکومت ان کی سرپرستی کرے، ان کو فیسلٹیز دے تو یہ انٹرنیشنل لیول پر بھی پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ یہ جو 17 سالہ اشبا ہے اس کی کہانی FSC کی اسٹوڈنٹ بھی ہے، پری میڈیکل کی، اس کے ساتھ ساتھ یہ اسکیٹنگ کرتی ہیں، خواتین کی کوچنگ بھی کرتی ہے۔ ابھی فی الحال جو ان کا جہاں پر یہ اسکیٹنگ کرتے ہیں باغ جناب میں، وہاں پر پانی کھڑا، PH نہیں نکلا۔ بہت شکریہ ارسلان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔